हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका जायसवाल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन इंदौर। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के ट्रीटमेंट के बारे में। इसके पहले हमने वीडियोस में यह जाना कि इनफर्टिलिटी के कारण क्या होते हैं और इनफर्टिलिटी के लिए क्या क्या जांचें करवाना ज़रूरी है। आज हम उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। तो इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता का इलाज उसके कारणों पर निर्भर करता है। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, इनफर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो होता है ओव्यूलेशन डिसफंक्शन, यानी अंडे ना बनना या फिर अंडे अच्छे ना होना। यह सबसे कॉमन कारण होता है। इसका इलाज करने के लिए पहले कुछ जो हमने टेस्ट के बारे में बात करी है कि कुछ थायराइड डिसऑर्डर्स या कुछ दूसरे हार्मोन्स के डिसऑर्डर्स के कारण ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि यदि हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हमें थायराइड के लिए टैबलेट्स देनी होती हैं। ये सब कारण रूल आउट करने के बाद में ओव्यूलेशन यानी अंडे बनने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसके साथ में कि फॉलिकुलर स्टडी यानी ओव्यूलेशन स्टडी की जाती है कि आपका एग कब बन रहा है। ओव्यूलेशन स्टडी या फॉलिकुलर स्टडी का मतलब होता है सोनोग्राफी, जिसके लिए आपको कम से कम शुरुआत के 15 दिन में 3 से 4 बार सोनोग्राफी के लिए आना पड़ता है, जिसमें कि फॉलिकल का साइज़ देखा जाता है। मोस्ट कॉमन टैबलेट्स जो यूज़ होती हैं ओव्यूलेशन के लिए वो है लेट्रोजोल एंड क्लोमिफिन। सबसे पहले मिनिमम डोज में ये टैबलेट्स ही ट्राई की जाती हैं। ये टैबलेट पीरियड के 3rd या 4th डे से हम शुरू करते हैं। 5 दिन के लिए आपको टैबलेट्स देते हैं और उसके बाद में हम सोनोग्राफी में फॉलिकल का साइज़ देखते हैं। इसके हिसाब से या तो टैबलेट्स को और एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर कुछ डॉक्टर्स इंजेक्शंस प्रेफर करते हैं। जब आपका फॉलिकल का साइज़ 18 to 20 mm हो जाता है तब उसे पूरी तरह से मैच्योर फॉलिकल कहा जाता है, जिसे कि ओव्यूलेशन ट्रिगर कहा जाता है। एक इंजेक्शन दिया जाता है और इस इंजेक्शन के 36 to 48 आवर्स के अंदर आपका ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होता है। इंटरकोर्स के लिए कहा जाता है। देने के बाद में 2 से 3 दिन के अंदर आपको लास्ट टाइम सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कि कंफर्म किया जाता है कि आपका फॉलिकल रप्चर हुआ है कि नहीं, मतलब आपका एग निकला है कि नहीं। और इस प्रोसीजर के बाद में कुछ डॉक्टर्स आपको आखिरी के 10 दिन के लिए या 14 दिन के लिए प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट देना प्रेफर करते हैं। टैबलेट्स के अलावा कुछ इंजेक्शन्स भी होते हैं ओव्यूलेशन के लिए, जैसे कि FSH इंजेक्शन या HMG इंजेक्शन। लेकिन ये इंजेक्शन्स बहुत ही कम डोज में ही हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन इंजेक्शन्स के कारण कई बार एक से बहुत ज़्यादा एग्स बनने लग जाते हैं, जिसमें कि फिर या तो हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होता है या फिर एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं होती हैं। यदि 3 से ज़्यादा फॉलिकल बन गए हैं तो उस साइकिल को हमें कैंसिल करना पड़ सकता है, या फिर पेशेंट अफोर्डिंग है, पेशेंट चाहता है तो उस साइकिल को हम IVF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन कॉज जो होता है वो होता है ट्यूबल फैक्टर, यानी फैलोपियन ट्यूब्स या तो ब्लॉक है या वो खराब है। यदि दोनों ही फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो प्रेगनेंसी होने का, नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी होने का कोई चांस नहीं है। इन केसेस में बेस्ट ट्रीटमेंट होता है IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रेगनेंसी। लेकिन यदि पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है और कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें कि हम प्रोसीजर ट्राई कर सकते हैं, लाइक यदि ट्यूब्स जो हैं वो यूट्रस के पास से ब्लॉक हैं, जैसे कि कॉर्नुअल ब्लॉक कहते हैं, उसमें हम हिस्ट्रोस्कोपी यानी नीचे से दूरबीन डाल के ट्यूब्स को कैनुलेट करके ओपन करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि TT ऑपरेशन की वजह से यदि ट्यूब्स ब्लॉक हो चुकी हैं तो उन केसेस में हम ट्यूबल रिकैनालाइजेशन ऑपरेशन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यदि ट्यूब्स फिम्ब्रिया पे ब्लॉक हैं यानी कि दूसरे एंड पर ब्लॉक है तो उसके लिए कोई भी प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता है। ऐसे केसेस में टेस्ट ट्यूब बेबी IVF ही बेस्ट ऑप्शन है। और ऐसे केसेस में यदि आपके फिम्ब्रल एंड में ब्लॉक है और वो ट्यूब्स फूल के वहाँ पे पानी भरा हुआ है, जैसे कि हाइड्रोसॉल्पिंग्स कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF के पहले इन ट्यूब्स को ब्लॉक किया जाता है ताकि IVF के अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूटराइन फैक्टर्स फीमेल्स में, जिसमें जैसे कि आपके बचदानी में कोई फाइब्रॉइड जो कि बचदानी में अंदर की तरफ है, जैसे कि सबम्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं, या फिर कोई पॉलिप है, या फिर बचदानी में बीच में कोई पर्दा है जिसे कि सेप्टम कहते हैं,
ये कोई कारण है तो इनफर्टिलिटी यदि लॉन्ग टर्म है तो पहले यह एडवाइस किया जाता है कि आप इसको ट्रीट करें, यानी कि यदि पॉलिप है तो हम हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा पॉलिप को निकाल सकते हैं। सब म्यूकस फाइब्रॉइड यदि छोटा है तो हम हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा, और यदि बड़ा है तो बोथ कंबाइंड लैप्रोहिस्ट्रो के द्वारा उसे निकाल सकते हैं। और यदि सेप्टम है तो हम उसे रिसेक्शन हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा, दूरबीन के द्वारा कर सकते हैं। इन प्रोसीजर्स के बाद में बहुत सारे पेशेंट्स कंसीव हो जाते हैं। नेक्स्ट जो कॉज है वो आजकल जो देखा जा रहा है वह है डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व, मतलब बहुत कम एज में ही आपके एग्स बनने की क्षमता कम हो जाती है। ओवेरियन रिजर्व कम हो चुका है और पेशेंट की एज 35 के ऊपर है तो पेशेंट सीधे IVF के लिए जा सकता है। कुछ नई दवाइयाँ मार्केट में आई हैं जो ओवेरियन रिजर्व बढ़ाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बट उनका कितना इफ़ेक्ट है दैट इज़ नॉट प्रूवन, लेकिन ये उसे हम ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉल फैक्टर मतलब हस्बैंड के स्पर्म्स में प्रॉब्लम होना। तो यदि सीमेन टेस्ट में स्पर्म्स में खराबी आती है, या तो उनका नंबर कम आता है, या फिर उनकी मोटिलिटी कम आती है, या फिर उनमें उनके फॉर्म में बनावट में खराबी आती है, तो कुछ दवाइयाँ ट्राई की जा सकती हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ विटामिन के सप्लीमेंट्स होते हैं, कोई एंजाइम क्यू वगैरह हम ट्राई कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यदि अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज़ कोई भी चीज़ है तो उसे स्टॉप करना है। और लेकिन यदि स्पर्म काउंट बिल्कुल ही ज़ीरो है, जिसे कि एज़ूस्पर्मिया कहते हैं, ऐसे केसेस में आपको हम एक्सपर्ट के पास में भेजते हैं जो कि आपकी सोनोग्राफी या डॉपलर देखते हैं और कारण जानते हैं या हार्मोन टेस्ट करते हैं। और इस केसेस में हम दो तरीके से प्रेगनेंसी हो सकती है, या तो हम डोनर स्पर्म्स के साथ में IUI करते हैं, या फिर हम IVF के साथ में टेस्टिस में इंसिजन लगा के वहाँ से स्पर्म्स रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, जिसे कि टीसा कहा जाता है। तो ये दो तरीके से एब्सेंट स्पर्म वाले केसेस में प्रेगनेंसी हो सकती है। इस तरह से हमने एक ब्रीफ में इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के बारे में बात की है। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू।